इस चैनल का मोटो ये है कि आप लोग को सेशन के स्टार्टिंग से फिजिकल एजुकेशन में पूरी हेल्प करना, ना कि लास्ट में आके वीडियोस बना के व्यूज के चक्कर में दूसरों को ये बताना कि हम भी मसीहा है, जस्ट लाइक दिस। ला देती हूँ, फिक्र मत करो बच्चों, अब तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। बाय बेबी। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो। मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इतना भी कुछ खास नहीं माँ। मैं इस परिवार का डैड हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए यूनिट को, जिसका नाम है यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए होने वाला है। सो जो भी हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं वो न्यू सिलेबस 24-25 के अकॉर्डिंग रहने वाला है, और ये न्यू सिलेबस है तो इसके अकॉर्डिंग जो जो चीजें आप लोग के एग्जाम में आने वाली है वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इन सब के अलावा अगर आप फिजिक्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हो गाइस, तो मेरा फिजिक्स का भी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अगर आप लोग को एक प्रीवियस ईयर की अच्छी बुक चाहिए तो मैंने आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया हूँ हाल ही में ओसवाल गुरुकुल के साथ मिलकर एक 10 ईयर की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन के थ्रू, और घर बैठे ऑर्डर करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं जो आप लोग का है बायोमैकेनिक्स। तो बेसिकली बायोमैकेनिक्स आप लोग को क्या बता रहा है, ह्यूमन की फिजिक्स के बारे में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंसान किसी बॉल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंकता है तो किस तरीके से बॉडी का मूवमेंट आप लोग को देखने को मिलता है, जिससे कि आप बेटर तरीके से उस बॉल को थ्रो कर सकते हो। तो एक बार इसको समझ लेते हैं डेफिनेशन से। बायोमैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ लिविंग बॉडी इंक्लूडिंग हाउ मसल्स, बोन्स, लिगामेंट वर्क्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक मूवमेंट। तो अगर मैं आप लोग से कहूं कि अगर आप उसको रोज भी दे रहे हो तो रोज देने के लिए भी आप लोग को एक बॉडी का मूवमेंट जो कराना पड़ेगा, जिसमें आप लोग की मसल्स, बोन्स, लिगामेंट जो सभी वर्क एक साथ करेंगे। रोज देने के लिए, प्रपोज करने के लिए वो बात अलग है कि वो आप लोग को मना कर देगी। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को बायोमैकेनिक्स तो क्लियरली समझ में आ गया। अब बायोमैकेनिक्स की स्पोर्ट्स में क्या जरूरत पड़ी, तो बायोमैकेनिक्स की स्पोर्ट्स में इसलिए जरूरत पड़ी कि अगर आप लोग एक फास्ट बॉलर है, आपको अपनी फास्ट बॉलिंग को और ज्यादा फास्ट करना है, तो जो कोच रहेगा वो आप लोग के बॉडी के मूवमेंट से ये ऑब्जर्व करेगा कि कहां पे तुम लोग गलतियां कर रहे हो, जिससे कि आप लोग अपना पेस बॉलिंग में और ज्यादा बेटर कर सको। इसके अलावा कई ऐसे बैट्समैन हो सकते हैं जिनसे पुल शॉट नहीं लग रहा, तो कोच उसको एग्जामिन कर सकता है बॉडी के मूवमेंट को, और उसके थ्रू एक रिजल्ट निकाल सकता है कि किस तरीके का एक प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए जहां से कि इंजरी भी ना आए और वो शॉट भी अच्छे से मार सके। तो ये सभी चीजें आप लोग की बायोमैकेनिक्स के अंदर आती है। इसके अलावा अगर आप लोग देखते होंगे क्रिकेट में कि क्रिस गेल बहुत अच्छे बैट्समैन है, बट उसके अलावा उनके कई ऐसे वीक पॉइंट है जहां पे अगर बॉलर बॉल डाले तो वो बॉडी का मूवमेंट नहीं कर पाते, और एक प्लस पॉइंट मिल जाता है अपोनेंट टीम को उनको आउट करने का। तो ये सभी एक काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो स्पोर्ट्स में अपोनेंट को समझने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए यूज होती है। तो बायोमैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप इसको नहीं समझे तो भाई फिर तो अब क्या ही बोलूं मैं। इस चैप्टर के अंदर आप लोग को बेसिकली न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझना है। काफी इंपॉर्टेंट बेसिक सी बात है, वैसे तो तुम लोगों ने पढ़े होंगे बचपन में, वैसे भी हर किसी ने पढ़ा हो। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो न्यूटन के मोशन के 3 लॉ आप लोग को देखने को मिलते हैं। जो न्यूटन का पहला लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक के मोशन में रहेगा जब तक के कोई उसे रोक ना ले एक्सटर्नली, या कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक के रेस्ट में रहेगा जब तक के उसको कोई मूव ना करा दे। ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। A body at rest will remain at rest and the body in motion will remain in motion at the same speed and in the same direction unless act upon by an external force। अब इसका एग्जांपल क्या कर सकते हो, अब एक बॉल है, ये तब तक के रेस्ट पे रहेगी जब तक कि कोई इसको किक मार के मोशन में ना ला दे। इसके अलावा आप लोगों ने स्प्रिंट रेस में भी देखे होंगे गेट सेट गो, जब तक के नहीं बोला जाएगा तो वो एथलीट भागेगा नहीं, तब तक के वो रेस्ट पे ही रहेगा। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज आएगी कि भैया न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो यार वैलिड हो नहीं रहा है, अगर मैं किसी बॉल को फेंका तो वो थोड़ी देर में तो रुक जाती है। देखो अर्थ में ना फ्रिक्शन भी लगता है जिसकी वजह से एक अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस होता है जो उसको रोक देता है। बट अगर आप स्पेस में किसी बॉल को फेंकोगे तो वहां पे वो बॉल तब तक के मूव करते रहेगी जब तक के उसको कोई रोक ना ले। जैसे हमारे प्लैनेट्स आज तक मूव कर रहे हैं, जैसे बिग बैंग के बाद पूरा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। ज्यादा हम लोग डीप जा रहे हैं साइंस में, मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें क्लियर है। न्यूटन का बेसिकली जो सेकंड लॉ है वो क्या बताता है आपको, तो न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन ने अपनी मां के बारे में बताया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ
एक्सेलरेशन। बेसिकली होता क्या है, F विच इज इक्वल टू ma। यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, M क्या है, मास है, और A क्या है, एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको चाहूं तो और करके A विच इज इक्वल टू F बाय M भी लिख सकता हूं। तो एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास आप लोग का फॉर्म बन जाएगा। तो ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के थ्रू आप समझ सकते हो कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना ज्यादा होगा उसके मास के कंपैरिजन में। तो अभी मैंने आप लोग को बताया A विच इज इक्वल टू F बाय M होता है। तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो क्या एक्सेलरेशन आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा? अगर किसी बॉडी का मास कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप नहीं आंसर कर पाए तो याद रखना ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक एग्जांपल से अगर आप समझने की कोशिश करो तो समझ लो सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है और एक धीरे धीरे कार आ रही है जो आके उस ट्रक से टकरा जाएगी, और एक दूसरी कार है जो बहुत स्पीड से आ रही है और वो आके टकराने वाली ट्रक से। तो मुझे बताना ज्यादा कौन सबसे ज्यादा उस ट्रक पे फोर्स लगाएगा? बेसिक सी बात है, जो ज्यादा स्पीड से आ रहा था। तो जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उसका ज्यादा फोर्स आप लोग को एक्सपीरियंस होते हुए देखने को मिलने वाला है। आई होप क्लियर है सबको। तो ये सारे एग्जांपल्स आप लोग को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं। आप लोग से रिक्वेस्ट एक बार पॉज करके इन सारे एग्जांपल्स को पढ़िएगा जिससे कि आप लोग इन सभी चीजों को अच्छे से समझ सको। अब एक क्रिकेट का एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग फील्डर हो, फील्डर की तरफ पे कैच आ रहा है, अगर आप डायरेक्टली ऐसे पकड़ोगे तो आपके हाथ में चटाक से पड़ेगी, जिससे हो सकता है कि आप लोग का जो गलती से कैच है वो छूट जाए। बट अगर आपकी तरफ कैच आ रहा है और आपने थोड़ा स्मार्ट वर्क करे, जहां पे आपने बॉल को पकड़े और हल्का सा पीछे लिया, जिससे कि आप लोग वहां पे रिटार्ड कर सको उस फोर्स को, जिससे आप लोग कैच का थ्रो भी अच्छे से पकड़ पाओ और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो यहाँ पे आप लोग को न्यूटन का लॉ लगते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है पॉज करिए और उसको रीड कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का न्यूटन का लॉ ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये क्या कहता है, मान लो एक वॉल है, वॉल पे आप लोगों ने बॉल को फेंके, तो जितने फोर्स के साथ फेंके उतने ही फोर्स के साथ बॉल वापस आप लोग को आते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये आप लोग को वॉकिंग, शूटिंग, इन सब में आप लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा स्विमिंग में भी आप लोग को ये लॉ लगते हुए देखने को मिलता है। क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का ये लॉ हर जगह आपको देखने को मिलेगा, हर ग्राउंड में, जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स में। आप किसी को झापड़ मारोगे तो वो भी आपको झापड़ मारेगा, आपको कोई चीट करेगा तो क्या आप करोगे? तो एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है पॉज करके इन सारे एग्जांपल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ ली न्यूटन के तीनों लॉ, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को निकल के आता है लीवर्स क्या होते हैं और उसकी कैसे एप्लीकेशंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। लीवर एक किस्म से रिजिड बार होता है जिसका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट को एनालाइज करना। तो हमारी बॉडी के अंदर लीवर्स के फॉर्म में कौन कौन वर्क करता है? तो याद रखना हमारी बॉडी के अंदर आप लोग को जो देखने को मिलेंगे लीवर्स के फॉर्म में, वो रहेंगे आप लोग के बोन, जॉइंट्स, मसल्स, ये सभी मिलकर लीवर के फॉर्म में काम करते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। अब ये लीवर्स की बात कर रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं तो लीवर्स कितने टाइप के होते हैं? तो लीवर्स आप लोग के 3 टाइप से आप लोग को देखने को मिलता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। अब लीवर के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है हम ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग समझ रहे हो तो देखो यार, लीवर को सबसे पहले एक रिजिड स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो हमारी बॉडी में बोन्स है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा एक वो एजेंट होना चाहिए जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा हो। हमारी बॉडी में कौन फोर्स प्रोड्यूस करता है? मसल्स फोर्स प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा आपको टर्निंग मूवमेंट देखने को मिलता है एंगुलर मोशन के फॉर्म में, और एक फल्क्रम रहता है। फल्क्रम का मतलब ये कि स्पेसिफिक सपोर्ट, हमारी बॉडी में सपोर्ट कौन करता है? जॉइंट्स करते हैं, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के तौर पे देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोग को लीवर में लोड या फिर रेजिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है, जो कि रिजिड बॉडी पे लगते हुए देखने को मिलेगा। अब रिजिड बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो? कोई भी वेट हो सकता है, स्पेसिफिक बॉडी का जो आप कैरी आउट कर रहे हो। एक मान लो एक बाल्टी पानी आपने पकड़ ली तो वो एक किस्म से लोड या फिर रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसको और सिंपल वे में समझाऊं तो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, फल्क्रम, फल्क्रम का मतलब एक्सिस या मैं कह सकता हूं मोटे मोटे तौर पे सपोर्ट, मेनली जॉइंट्स आप लोग को देता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो किस्म से लोड है या कुछ भी सामान आप उठा रहे हो ना, वो चीज आप लोग की रहेगी। और एफर्ट मतलब फोर्स, जैसे आपने कोई भी एक बाल्टी पानी उठाया तो जो बाल्टी है वो आप लोग के लिए क्या हो गई? रेजिस्टेंस या लोड हो गया। जॉइंट आप लोग के फल्क्रम हो गए, और जो बाल्टी को उठाने के लिए जो फोर्स या एफर्ट लगाया जा रहा है वो कौन है? मसल्स है। तो जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया 3 टाइप के आप लोग के यहाँ पे क्लासेस होते हैं या फिर 3 टाइप के आप लोग के लीवर्स होते हैं। तो पहला होता है फर्स्ट क्लास लीवर। इसको समझने के लिए आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्लास लीवर में आप लोग का फल्क्रम बीच में होता है लोड और फोर्स के कंपैरिजन में। एक एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं तो अगर आप लोग कोई भी ऐसा वर्क परफॉर्म करवा रहे हो ट्राइसेप्ट के थ्रू, जैसे यहाँ पे ट्राइसेप्ट एक्सटेंशन आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो जब आप ऐसे करके कुछ भी चीज फेंकोगे तो उस टाइम पे जो सपोर्ट है वो आप लोग को फल्क्रम दे रहा है, एफर्ट आप लोग का मसल लगा रही है, और रेजिस्टेंस जो है वो आप लोग का हाथों के थ्रू लग रहा है। या मैं कह सकता हूं बॉल मान लो आपके हाथ में कुछ इस तरीके से। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फल्क्रम हो गया आपका जॉइंट, फोर्स लगा रही है मसल्स, और लोड है हाथ में बॉल पे। तो ये हो गया एक एग्जांपल। इसको आप लोग समझा सकते हो, ऐसे बता देना कि व्हेन थ्रोइंग अ बॉल, तो इसमें फल्क्रम हो गया एल्बो,
एफर्ट आप लोग जो प्रोवाइड कर रहे हो ट्राइसेप के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो, ट्राइसेप की जो मसल है वो एक्सर्ट कर रही है फोर्स, और लोड जो है वो आर्म्स या फिर बॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, देखो यहाँ पे सिर्फ खेल इसका ही है कि फुलक्रम बीच में है क्या या लोड बीच में है क्या, इस तरीके से। तो यहाँ रखना फर्स्ट क्लास में फुलक्रम बीच में होता है लोड और फोर्स के। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड क्लास लीवर की, तो यहाँ पे याद रखना फुलक्रम और फोर्स के बीच में आप लोग को लोड देखने को मिलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग को अगर मैं कहूँ तो अगर आप अपने टो के बल पे खड़े होंगे तो उस टाइम पे आप ऑब्जर्व करोगे कि टो के बल पे आप खड़े हुए हो तो फुलक्रम कौन हुआ, एक किस्म से टो हुआ, वहां पे फोर्स कौन लगा रहा है, आपके काफ्स लगा रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस आप लोग को देखने को मिल रहा है वो बॉडी का वेट आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यार एग्जांपल के फॉर्म में बता सकते हो कि जब भी यार कोई बास्केटबॉल वाला बंदा जंप करता है तो इस फॉर्म में करता है, तो वहां पे आप लोग को सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड क्लास लीवर में, तो याद रखना थर्ड क्लास लीवर में होता यह कि फुलक्रम और लोड के बीच में फोर्स देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जब आप बाइसेप कर्ल्स करते हो। तो जैसे यहाँ पे एक भैया बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो इनके स्पेसिफिक डायग्राम को समझते हैं, ये रहा उनका डायग्राम। तो यहाँ पे जो सपोर्ट के तौर पे कौन वर्क कर रहा है, फुलक्रम कर रहा है। एफर्ट कौन लगा रहा है, मसल लगा रही है बाइसेप की, और रेजिस्टेंस कौन लगा रहा है, जो हाथ में आप लोगों के ये बारबल है वो लगा रही है। तो इस तरीके से आप लोग को समझना, देखो ये आप लोग के जॉइंट हुए, मसल्स आप लोग की ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है और जो लोड आपने हाथ में कैरी करे वो नीचे लग रहा है। तो ये तीन डायग्राम याद रख लेना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी को आप लोग को समझाना है, खत्म कहानी यार। और यहाँ पे आप लोग एग्जांपल के फॉर्म में बता देना कि फुलक्रम कौन है, तो जॉइंट है, एफर्ट बाइसेप लगा रहा है और लोड जो है यहाँ पे आर्म्स के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो डे टू डे लाइफ में कि कैंची जो है आप लोग एक सीजर जब इसको यूज करते हो तो उस टाइम पे फर्स्ट क्लास लीवर का आप लोग का एग्जांपल है। एक ट्रॉली को अगर आप लोग ढोने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग का ये सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल है, और जब आप इस तरीके की पिन को यूज करते हो तो यहाँ पे एक्चुअल में ये थर्ड क्लास का एग्जाम्पल है। अब आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो पॉज करके जल्दी से। तो मैंने आप लोग को समझाया वही सब चीजें देखने को मिल रही है। अब मुझे आप लोग बताइए ये ए, बी और सी, यहाँ पे आप लोग को लोड समझाया गया, उसका डायग्राम दिया गया और उसके अंदर किस तरीके से जॉइंट का एग्जांपल है वो दिया गया है। ये बताइए ए, बी और सी ये फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है, आप लोग ये बताओ। तो ए का आप लोग आगे लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा वाला कौन सी क्लास के अंदर आएगा। बस आप लोग को ये तीन डायग्राम याद रहने चाहिए, तभी आप लोग को चीजें समझ में आ पाएगी, अदरवाइज खेल खत्म है। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में ये सभी यूज होते रहते हैं। अगर आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, हर टाइम पे आप लोग को अलग अलग बॉडी के लीवर्स वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कि तुम लोग को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। आई होप सभी चीजें क्लियर हो गई हो। गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है आप लोग का इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसकी क्या एप्लीकेशंस आप लोग को देखने को मिलती है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि जहां पे आपकी बॉडी बैलेंस रहे। जैसे कि आज के वक्त आपकी रिलेशनशिप नहीं चल रही है बैलेंस, और अब भी खेल है खेले। तो इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसा स्टेट जहां पे सारे फोर्सेस इक्वली लग रहे हो जिससे कि जो बॉडी वो बैलेंस रहे। मान लो ये एक पेंसिल है, इसको मैंने मेरे फिंगर पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, जहां पे दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम नहीं लगेगा तो क्या होगा, ये बॉडी अनबैलेंस होकर गिर जाए। वो कैसे होगा, जब किसी एक तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा। मान लो मैंने इसको इस तरफ रख दिया तो ये गिर गया नीचे। तो स्पोर्ट्स में भी आप लोग को इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। अरे भाई स्पोर्ट्स में क्या आप खड़े भी हो तो उस टाइम पे भी आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ता है बॉडी में, अदरवाइज आप गिर जाओगे खड़े खड़े। आइए इसके बारे में और समझते हैं। सो इन अदर वर्ड इट इज अ स्टेट इन विच ऑल इन्फ्लुएंसेस फोर्सेस आर कैंसल्ड और काउंटर बैलेंस्ड by each other. Example के तौर that means the sum of all opposite forces acting on it is zero. अब equilibrium basically क्यों कह रहे हैं, basically एक scientific word है जो कि describe करता है balance and stability को। जैसे सीसॉ के अंदर इधर दीदी और भैया बैठे तो ये बैलेंस तब तक रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ में आप लोग को सेम वेट हो, तभी एक दूसरे से बैलेंस हो पाएंगे। अगर किसी एक तरफ ज्यादा आप लोग को वेट देखने को मिलेगा तो ये सीसॉ एक तरफ में झुक जाएगा और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी थी या मैं कह सकता हूँ इन अदर वर्ड इक्विलिब्रियम था वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स की फील्ड में। आइए जानते हैं कैसे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो इक्विलिब्रियम है तीन तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है इसका मतलब, इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी दैट अकर्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब आप जब खड़े हो तो उस टाइम पे भी आप अपने आप को बैलेंस करके रखते हो। तो इस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है इसे कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि रेस्ट टाइम पे जो बॉडी आप लोग को स्टेबल स्टेट में देखने को मिल रही है उसे कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका एक एग्जांपल के तौर पे ये भी कह सकते हो कि जैसे मैं अभी चेयर में बैठा हूं तो मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में हूं, किसी एक टांग को तोड़ दोगे चेयर की तो मैं गिर जाऊंगा, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा। मान लो मैं दो पैर में खड़ा हूं या एक पैर में खड़ा हूं, स्टेबल हूं, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर आए। याद रखना इस टाइम पे बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है, बॉडी इज रेस्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट होता है आप लोग का डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसे टाइप का इक्विलिब्रियम होता
होता है जहां पे जो बॉडी है वो मोशन में रहती है और मोशन में रहते रहते वो स्टेबल पोजीशन में रहती है। एग्जांपल के तौर पे आप दौड़ रहे हो तेजी से, आप अनबैलेंस नहीं हो रहे और एक प्रॉपर सही तरीके से रनिंग कर रहे हो, वो आप लोग का आएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब अचीव नहीं होती? मान लो आप दौड़ रहे हो, गलती से आपका पैर मुड़ गया या फिर केले का छिलका आपके पैर पे आ गया, आप अभी मोशन में हो और आप डिसबैलेंस हो गए, तो जो आप लोग की स्टेबिलिटी थी मोशन के दौरान वो अब यहाँ पे नहीं रही और आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाया और डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आप लोग को रनिंग पे देखने को मिलता है, जिम्नास्टिक्स में देखने को मिलता है, क्रिकेट के दौरान आप लोग जब रन लेने के लिए इधर से उधर दौड़ते हो उस टाइम पे देखने को मिलता है, अगर कोई एक फाइटर दूसरे फाइटर को मार रहा है तो उस टाइम पे देखने को मिलता है। मान लो वो फाइट करते टाइम में मुक्का मारा और वो गलती से डिसबैलेंस हो गया तो सामने वाला उसको धो देगा ना फिर। तो इसलिए हर आप लोग को स्पोर्ट्स में डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी देखने को मिलता ही है। ये टॉपिक देखकर ऐसा लग रहा होगा कि अरे बहुत बड़ी साइंस पढ़ना है कि नहीं, जो भी चीजें आप समझा रहे हो वो स्पोर्ट्स के पॉइंट से समझा रहे हो, ये चीज को याद रखना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इक्विलिब्रियम के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली होती क्या, तो याद रखना एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का जहां पे वो बॉडी बैलेंस रहती है। अगर हम इंसानों की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोग को कहां देखने को मिलती है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी सिंपली बी कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के बीचों बीच में आप लोग को एक ऐसा पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां आपकी बॉडी बैलेंस रहती है। अब क्या जरूरी है कि वो हमेशा वहीं पे रहेगा? ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी का एरिया बढ़ाने की कोशिश करोगे, मान लो आप अपने हाथ को ऊपर कर लिए तो देखो आपका एरिया बढ़ गया, तो इस टाइम पे आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। अगर आप अपनी बॉडी का जो एरिया उसको कम करने की कोशिश करोगे, जैसे आप लोगों ने टो टच कर रहे हो उस तरीके से, तो इस टाइम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो गई। तो याद रखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा चेंज हो सकती है मूवमेंट के अकॉर्डिंग। एक भरी हुई बॉटल है पानी की, उस टाइम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी आपको मिड में देखने को मिलेगी। अगर 1/4 पानी भरा हुआ है बॉटल के अंदर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आपको देखने को मिलेगी। आई होप क्लियर है सबको। अब स्पोर्ट्स की फील्ड में हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानना क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। द नॉलेज ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पोर्ट्स एंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इट इज नेसेसरी फॉर द बेटर स्किल इन स्पोर्ट्स। इसका मतलब बेसिक सी बात ये हुई कि अगर आप लोग को एक बेहतर से बेहतर मूवमेंट कराना है, मतलब लाइक आपको हेलीकॉप्टर शॉट मारना सीखना है, तो उसके लिए आप लोग को सही तरीके से मूवमेंट कराना आना चाहिए, साथ में बॉडी को बैलेंस रखते हुए, जिससे कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आप लोग को ध्यान रहे उस टाइम पे। तो याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा टॉपिक। मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज बताना जरा, मैं एक फोटो आप लोग को दिखा रहा हूं, इसे कहते हैं अर्ध चक्रासन। कई लोग इस योगिक आसन को करते करते गिर जाते हैं, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्या वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जा रही है या फिर क्या रीजन है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला जो आपका टॉपिक है इसका नाम है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। अब आइए जानते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या। तो फ्रिक्शन एक किस्म का फोर्स आप लोग को देखने को मिलता है। फोर्स देखने को मिलता है इसका मतलब मान लो इस बॉल को आप लोग फोर्स लगा रहे हो इस तरफ, मतलब एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हो, तो इसके अपोजिट इन डायरेक्शन पे जो एक फोर्स आप लोग को लगते हुए देखने को मिलता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ग्राउंड पे अगर आप लोगों ने एक बॉल को थ्रो करे तो वो बॉल कुछ देर बाद आके रुक जाती थी, बट न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो कहता है कि किसी भी बॉल को अगर आप थ्रो करोगे तो वो हमेशा मूव करते रहेगी जब तक कि उसको कोई रोक ना ले। तो ग्राउंड में कौन रोक रहा है उसे? हमें तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन जो ग्राउंड का सरफेस है वो एक अपोजिट इन डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है जिससे कि उस बॉल को वो एक टाइम पे रेस्ट पे ला दे रहा है। तो फ्रिक्शन हर जगह आप लोग को लगते हुए देखने को मिले। जब मैं इसमें फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स लग रहा है जो इसको स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है, बट अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो फिर फ्रिक्शन फोर्स को आप लोग एक्सीड करोगे और ये मूव करने लग जाएगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? So it is the force that act parallel to the two surface. In other word, ये एक ऐसे टाइप का फोर्स है that resist the movement. इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स आप लोग को अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है, जिस तरफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन के। तो अगर एक बॉडी है जिसको आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ आप लोग को लगते हुए देखने को मिलेगा। याद रखिएगा जितना ज्यादा सरफेस रफ रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे कम लगते हुए आपको देखने को मिलने वाला है। वही चीज मैंने यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया। अब बेसिकली समझ लेते हैं कि आखिर फ्रिक्शनल फोर्स कितने टाइप के आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? अब ये एक बॉक्स है, बहुत भारी बॉक्स है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो लेकिन ये बॉडी हिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही आपको एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिससे कि एक किस्म से काउंटर फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है और ये बॉडी अपनी ही जगह पे रेस्ट पे, जैसे एक बहुत भारी अलमारी है उसको धक्का मार रहे हो आप लोग तो मूव ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिससे कि वो अलमीरा या
अलमारी जो है वो मूव नहीं कर पा रही, तो उस सिचुएशन में वो जो अलमारी है, अलमीरा है, वो स्टैटिक पोजीशन पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट होता है आप लोग का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब ये कि जब कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, उस दौरान जब किसी बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये रिमोट है और इस बुक पे ये देखना इस तरीके से इस पे स्लाइड करेगा, आप ऑब्जर्व करना क्या स्मूथली आ गया, ये उतना ज्यादा स्मूथली नहीं आया, धीरे धीरे आने की कोशिश किया। इसका मतलब क्या, जिस तरफ स्लाइड हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा स्लाइडिंग के दौरान, तो उसे कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इस तरफ पे आप इसको फोर्स लगा रहे हो, इस तरफ में इसका स्लाइडिंग हो रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगता है स्लाइडिंग के दौरान उसे कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगला होता है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले समझाया था, बॉल को आप थ्रो कर रहे हो लेकिन एक टाइम पे वो बॉल रुकने वाली है, क्यों? ड्यू टू दी रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से। तो जिस तरफ बॉल एक्चुअल में रोल करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग को रोलिंग फ्रिक्शन लगते हुए देखने को मिलता है, जो कि उस बॉडी को एक किस्म से रोक देता। तो दैट काइंड ऑफ फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ऑन द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। और लास्ट होता है आप लोग का फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे अगर कभी आप लोग स्विमिंग पूल में उतरे होंगे तो आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि पानी के अंदर जब आप स्विम करते हो तो स्विम करते टाइम पे जब आप मूवमेंट करते हो तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ताकत लगती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ग्राउंड पे चलने के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरफ आप मूव करते हो उस पानी के अंदर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग को एक फ्रिक्शन लगता है, उसे ही कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये कैसे टाइप का फ्रिक्शन है? द फ्रिक्शन व्हेन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज हिंडर और मीट रेजिस्टेंस फ्रॉम वाटर और एयर, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला जो आपका टॉपिक है इसका नाम है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। अब बेसिकली प्रोजेक्टाइल क्या वर्ड है? देखो नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कोर फिजिक्स पढ़ना है, बिल्कुल नहीं है। प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है ये समझाता हूं। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल एक टर्म है जो ये समझा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग जब थ्रो करते हो तो किस तरीके से वो फ्लाइट करता है। मान लो आप लोगों ने एक बॉल को ऐसे फेंके और बॉल जाके ऐसी चली गई, तो ये प्रोजेक्टाइल था बॉल का, या मैं कह सकता हूं बेसिकली एक पाथ था जैसे बॉल ने ट्रेवल किया एक जगह से दूसरी जगह, उसे ही कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल इज एनीथिंग व्हिच इज थ्रो और जंप इनटू एयर, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। तो सिंपल वर्ड में अगर कहूं तो प्रोजेक्टाइल मतलब थ्रो ही होता है जो आप लोग हवा में फेंक रहे हो किसी चीज को। अब वो बॉल हो सकती है, जैवलिन हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी। एक चीज तो आप लोग को मालूम होगी, मान लो एक बॉल को मैंने इस तरीके से किक किया और ये बॉल इधर चली गई, तो ये तो प्रोजेक्टाइल आपको देखने को मिला एक ऑब्जेक्ट का, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पाथ फॉलो करी, तो इसे कहते हैं पैराबोलिक पाथ। वंस इट हैज लेफ्ट द ग्राउंड इट विल फॉलो द फ्लाइट पाथ व्हिच इज कॉल्ड एज पैराबोला, जब तक ये वापस से ग्राउंड पे ना आ सके। या आप लोग बॉल को फेंकते टाइम लगाते हो, जैवलिन को फेंकते टाइम, या फिर अगर आप हाई जंप ले रहे हो उस टाइम पे भी आप लोग को देखने को मिलता है। जो मैं आप लोग को अभी समझा रहा था थोड़ी देर पहले, अगर आप लोग बहुत ऊपर बॉल को फेंक दोगे, आपका प्रोजेक्टाइल मान लो 75 डिग्री में रहा तो बॉल तो यहीं आ रही है। अगर आप बहुत लो प्रोजेक्टाइल के साथ फेंक रहे तो अल्टीमेटली बॉल यहीं पे आ रही है। थोड़ा आप लोगों ने और बढ़ा दिया तो थोड़ा ज्यादा दूर जा रही है, थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो फिर इस तरीके से जा रही है। बट एक प्रॉपर पैराबोलिक पाथ क्या होता है जिससे कि एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर तक के ट्रेवल कर सके? वो होता है 45 डिग्री का एंगल। तो अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे अगर किसी बॉल को फेंकोगे तो वो ज्यादा दूर तक के ट्रेवल करेगी। तो बेसिकली हमको जो पैराबोलिक पाथ है उसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा दूर तक फेंकाना है तो 45 डिग्री का एंगल आपको होना चाहिए। तो प्रोजेक्टाइल स्पोर्ट्स में आप लोग को हर चीज में देखने को मिलेगा। मान लो अगर आप लोग को जेवलिन थ्रो करना है तो उस दौरान पे भी आप लोग को दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वेक्टर दोनों कंपोनेंट का ख्याल रखना है और प्रोजेक्टाइल एंगल एक सेट करके रखना है जिससे कि आप लोग ज्यादा दूर तक के ऑब्जेक्ट को फेंक सको, क्योंकि पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए ही वो जेवलिन जाने वाला है। इसके अलावा आप लोग को गोल्फ में भी देखने को मिलेगा। अगर गोल्फ में बहुत दूर पे आप लोग को शूट करना है तो उसके लिए आप लोग को ज्यादा बड़ा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए उस छोटी सी बॉल को हिट करना पड़ेगा। अगर मान लो पास में ही है तो थोड़ा सा शॉट मार दोगे पहुंच जाएगा। सेम चीज आपको फुटबॉल में भी देखने को मिलता है। अगर आप करीबी प्लेयर के पास फेंकना है तो उस टाइम पे आप लोग को प्रोजेक्टाइल नॉर्मल होना चाहिए, बट अगर बहुत दूर फेंकना है तो प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक पाथ ज्यादा लंबा होना चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग जंप में भी आप लोग प्रोजेक्टाइल का फिनोमेना को फॉलो अप करना पड़ता ही है। आई होप यहां तक ये सभी चीजों को क्लियर है आप लोग को। तो कौन से फैक्टर्स यहां पे इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए? तो बेसिक सी बात है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सही नहीं रहेगा तो बेसिक सी बात है कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर तक के ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया 45 डिग्री का एंगल एक काफी इंपॉर्टेंट एंगल रहेगा जिससे कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा दूर तक के जा सकता है। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी चीज को 45 में ही फेंकना है। भाई आपको ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में
लगाना पड़ेगा, अगर करीब में है तो एंगल कम रखना पड़ेगा। इसके बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको दूर तक पहुंचाना है, 45 डिग्री से आप लोग जेवलिन को फेंक रहे हो लेकिन लुल्लू पुल्लू टाइप फेंक दिए, मतलब ताकत ही नहीं लगा है कुछ। अरे भाई ताकत भी तो लगाना जरूरी है, ताकत लगाओगे तभी तो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी। तो ज्यादा दूर फेंकना है तो वेलोसिटी ज्यादा लगानी पड़ेगी, कम दूर फेंकना है तो कम वेलोसिटी के साथ उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आप लोग को थ्रो करना पड़ेगा। इसके अलावा रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने जैसे आप लोग को समझाया, अगर सीधे ऐसे फेंक दोगे बिना हाइट के तो वहीं के वहीं गिर जाएगा जेवलिन। ज्यादा दूर फेंकना है तो आप लोग को हाइट भी अचीव करवाना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट भी अचीव नहीं करवाना, ऐसे ही फेंक दी जेवलिन सीधा आके नीचे चला गया। तो ये भी आप लोग को ध्यान पे रखना जरूरी है। इसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर ही एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी मेरे ख्याल से हम लोगों ने समझ ली। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। इसके बाद आप लोग मेरे नोट्स से इसको अच्छे से रिवाइज करें ना। प्रीमियम नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल है मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग P30 कोड यूज करना है स्पेशल ऑफर के लिए, और इसको आप लोग पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेना और घर पे प्रिंट आउट करवा के इसको अच्छे से पढ़ो। क्रिस्प नोट्स है जो आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि प्यारा कंटेंट इस चैनल पे मैं हमेशा लाता रहता हूं और मेरा मोटिवेशन भी बना रहता है। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इससे भी प्यारा से प्यारा कंटेंट हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाते रहूंगा। इस सब के अलावा PYQs की सीरीज भी चल रही है। इस चैप्टर के PYQs कवर अप करना है तो PYQs वाली सीरीज को आप लोग देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।